तत्पुरुष समास का प्रकरण चल रहा है। कल तक आप सब ने द्वितीय तत्पुरुष पढ़ा। आज तृतीय तत्पुरुष समास प्रारंभ होगा। उसका प्रथम सूत्र है तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन। तृतीया प्रथमा का एक वचन, तत्कृत लुप्त तृतीयांत निर्देश, अर्थेन तृतीया का एक वचन, गुणवचनेन सब तृतीया का एक वचन। ठीक है, फिर से करिए पदच्छेद। तृतीया प्रथमा का एक वचन, तत्कृत लुप्त तृतीयांत निर्देश, अर्थेन एक वचन। ठीक, तो समास करेंगे सबसे पहले तत्कृत में, तेन कृतम तत्कृतम। ठीक है ना, और इसी को फिर हम तृतीया विभक्ति लाते हैं और सुपांशु लोक से लुक कर देते हैं, तो तत्कृतेन बनता, यहाँ तत्कृत बना। गुणवचन शब्द है, गुणम उक्तवान इति गुणवचन। इस शब्द को ध्यान दीजिएगा। गुणम उक्तवान गुणवचन, गुण को जो कह चुका। संप्रति किसको कह रहा है? द्रव्य को। गुण को कह चुका, अब किसको कह रहा है? द्रव्य को कह रहा है। ऐसे शब्द को क्या कहा जाता है? गुणवचन। तेन गुणवचनेन। अभी उदाहरण से समझ में आएगा आपको। जैसे एक शब्द है शुक्लम, ठीक है ना, तो हम जब शुक्लम कहते हैं तो शुक्लम का तात्पर्य क्या होता है? कोई शुक्ल वस्तु, सफ़ेद कोई वस्तु। जबकि शुक्ल शब्द वैसा क्या है? गुणवाची शब्द है ना। गुण शब्द जो होते हैं, कुछ शब्द होते हैं द्रव्य को कहते हैं, कुछ गुण को कहते हैं और कुछ क्रिया को कहते हैं। जैसे पठती है तो ये क्रिया को कहता है। देवदत्त, पुस्तक, ये सब शब्द क्या हैं? द्रव्य को कहते हैं। और शुक्लः, कृष्णः, पीतः, हरितः, ये सब क्या है? गुण को कहते हैं। पटुः, मृदुः, कटुः, लवण, ये सब क्या है? गुण है। गुण किस में रहता है? द्रव्य में रहता है। गुण किस में रहता है? द्रव्य में रहता है। बस समझ में आ गई। अब इस दृष्टि से जब भी हम कहेंगे कि शुक्ल, तो गुण कभी भी द्रव्य से अतिरिक्त अलग नहीं होता है, वो द्रव्य में ही रहेगा। तो ऐसे जो शब्द होते हैं, तो शुक्ल इत्यादि शब्द पहले गुण को कह लेते हैं और गुण को कहने के बाद वो किसको कहते हैं? द्रव्य को कहते हैं। तो जब हम शुक्ल से किसी पुस्तक अथवा वस्त्र को समझते हैं तो उस समय क्या होता है कि शुक्लः गुणः अस्य अस्ति इति शुक्लम। तो उस समय हम तदस्यास्त्यस्मिनिति मतुप से मतुप प्रत्यय करके फिर गुणवचनेभ्यो मतुपो लुक, इस वार्तिक से उस मतुप प्रत्यय का क्या कर देते हैं? लुक कर देते हैं। तो मतुप प्रत्यय तो आया अपने अर्थ में, अब उसका लुक हो गया। तो शुक्ल शब्द में मतुप का अर्थ तो रह गया। मतुप का अर्थ क्या है बोलो? वह इसमें है या वह इसका है, यही तो मतुप का अर्थ है। यही मतुप का अर्थ है कि वह इसमें है अथवा वह इसका है। बात समझ में आ गई। तो जो ऐसे शब्द होते हैं उनको क्या कहा जाता है? गुणवचन। उनको क्या कहा जाता है? गुणवचन। और उसमें समास क्या करते हैं? गुणम उक्तवन्तः इति गुणवचनः। जो पहले गुण को कह चुका है और अब किसको कह रहा है? द्रव्य को कह रहा है। बात समझ में आ गई। जहाँ भी गुणवचनेन इस प्रकार का शब्द आएगा वहाँ आप समझ लेना कि गुण को कह करके अब ये द्रव्य को कहता है। ऐसे शब्दों को ही क्या कहा जाता है? गुणवचन। इसका हमेशा यही समास होगा, गुणम उक्तवन्तः इति गुणवचनः। या बहुवचन में तो गुणवचनः, गुणम उक्तवान इति गुणवचनः। एक वचन होगा तो एक वचन से कर देंगे। तो गुण को कह कर वो द्रव्य को कह रहा है। द्रव्य को कैसे कहेगा? कि शुक्ल इसमें है, शुक्लत्व इसमें है। तो इस अर्थ में हम पहले मतुप प्रत्यय करेंगे और गुणवचनेभ्यो मतुपो लुक से क्या कर देंगे? मतुप का लुक कर देंगे। तो गुणवचन समझ में आ गया आपको। अब हम सूत्र का अर्थ करेंगे। अनुवृत्ति भी देख लीजिए। तत्पुरुषः विभाषा सुप सह सुपा समासः। अर्थ होगा तृतीयांतम समर्थम सुबंतम तत्कृतेन। तत्कृतेन अर्थात तृतीयांतार्थकृतेन गुणवचनेन शब्देन
अर्थशब्देन च सह विभाषा समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति। फिर से अर्थ करेंगे हम लोग। तृतीयांतम समर्थम सुबंतम तत्कृतेन अर्थात तृतीयांतार्थ कृतेन गुणवचनेन शब्देन अर्थशब्देन च सह विभाषा समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति। कहते हैं तृतीयांत समर्थ सुबंत तत्कृत। तत्कृत में समास क्या था हमने? तेन कृतम तत्कृतम। तेन क्या है? तृतीयांत। जिस तृतीयांत के साथ समास कर रहे हैं, यदि वो गुणवचन उसी तृतीयांत के द्वारा हुआ हो, उसी तृतीयांतार्थ कृत के द्वारा, और वो भी क्या हुआ हो जिसका समास करेंगे, वो गुणवचन शब्द होगा अथवा अर्थ शब्द होगा, तो उसके साथ उसका विकल्प से समास होता है। तृतीयांत समर्थ सुबंत का तृतीयांतार्थ कृत है ना, गुणवचन शब्द के साथ और अर्थ शब्द के साथ समास होता है। हिंदी में क्या अर्थ होगा? बोलिए व्यवस्थित अर्थ। तृतीयांत समर्थ सुबंत का तृतीयांतार्थ कृत समर्थ सुबंत, तृतीयांतार्थ कृत गुणवचन समर्थ सुबंत के साथ और अर्थ शब्द के साथ समास होता है, और वह तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, उदाहरण देखो। शंकुलया खंडः इति शंकुला खंडः, किरीणः काणः किरीकाणः। अर्थ के साथ का है धान्येन अर्थः धान्यार्थः। यहाँ पर जैसे खंड और काण शब्द है, ये गुणवचन शब्द है। काण शब्द भी क्या है? काण है, तो ये क्या है? गुणवचन है। खंड मतलब खंडित हुआ हुआ, ये भी क्या है? गुणवचन है। तो ये तो गुणवचन है, मतलब खंड होना ये गुण हुआ, और जो चीज़ खंडित हुई पड़ी है अब हम उसको कह रहे हैं, यानी तद्वान शब्द को कह रहे हैं, तो वो क्या हो गया? गुणवचन हो गया। हमने कहा कि किससे खंडित? शंकुला। शंकुला के द्वारा जो खंड, खंड मतलब जो कट गया, खंडित हो गया। तो यहाँ पर शंकुलया तृतीयांत समर्थ सुबंत है, और जो खंड हुआ, जो लकड़ी इत्यादि जो भी कुछ है, वो किससे हुआ है? उसी तृतीयांत से हुआ है जिसके साथ आप समास कर रहे हो। बात समझ में आई? नहीं आई? आ गई ना? जिस तृतीयांत के साथ समास कर रहे हैं उसी तृतीयांत के अर्थ से जब वो खंड हुआ है। तृतीयांत का अर्थ का मतलब क्या हो गया? वो द्रव्य। तो उस तृतीयांत के अर्थ से जब वो खंड हुआ तो वो क्या बन गया? शंकुलया खंडः। शंकुला मतलब, शंकुला मतलब नहीं पता? सरोता है ना। सरोता क्या होता है? सुपारी जानती हैं? सुपारी काटते हैं तो सामान्य चाकू से कट सकती है सुपारी? नहीं कट सकती है। तो सुपारी काटने का जो कैंची जैसा होता है उसको क्या बोला जाता है? सरोता। और शंकुला मतलब सामान्य रूप से कुल्हाड़ी भी होता है। ठीक है, कुल्हाड़ी को भी कह सकते हो शंकुला, और उसको भी कहते हैं, सरोते को भी कहते हैं। ठीक है ना, मुख्य रूप से सरोते के लिए प्रसिद्ध है ये। तो अब उससे हुआ जो टुकड़ा, तो जिस तृतीयांत के साथ है ना खंड, ये जो गुणवचन शब्द उनका समास कर रही हैं, तो जो गुण हुआ वो किससे हुआ है? उसी तृतीयांत से हुआ है। बात समझ में आ गई? तो इसलिए उसके साथ इन दोनों का क्या हो गया? समास हो गया। सूत्र समझ में आ गया आप लोगों को कि तृतीयांत समर्थ सुबंत का तृतीयांतार्थ कृत सुबंत गुणवचन शब्द के साथ, तो उसी तृतीयांत से ही वो गुणवचन हुआ है, गुण हुआ है, इसलिए तद्वान के साथ क्या हो जाएगा? वो समास हो जाएगा। तो खंडा शब्द की तो सिद्धि हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो खंड शब्द कैसे बनेगा? खंडः गुणः अस्यास्तीति खंडः, वही गुणवचनेभ्यो मतुपोलोक से फिर हम पहले मतु प्रत्यय करेंगे तदस्यास्ति स्मृति से, और गुणवचनेभ्यो मतुपोलोक से हम क्या कर देंगे? उसका लुक कर देंगे। तो खंड बन गया।
तो ये गुण को कह करके अभी तद्वान द्रव्य को कह रहा है। तो जो भी वस्तु जो शंकुला से कटी हुई है उसको शंकुला बोलेंगे। किरीणा काणः इति किरी काणः। किरी मतलब क्या होता है? बाण। बाण जो धनुष बाण होता है ना, तो धनुष तो वो होता है और बाण जो छोड़ते हैं। तो उस बाण से वो बाण किसी के आंख में लग गया तो काणा हो गया वो, तो वो काणत्व गुण से युक्त हो गया। किससे हुआ? उसी किरी से हुआ। तो किरीणा जो है इस तृतीयांत के साथ समास हो रहा है और उसी तृतीयांत से ही वो काणत्व हुआ है। जो काणत्व हुआ वो किससे हुआ? उसी तृतीयांत से हुआ। बात समझ में आ गई? तृतीयांत से क्या होता? तृतीयांत का जो अर्थ है मतलब वो जो पदार्थ है उससे हुआ। तो इन दोनों का ही परस्पर क्या हो जाएगा? समास हो जाएगा। ठीक है ना? यही बात समझ में आ गई। तो किरी काणः, बाण के द्वारा जो काना हुआ। धान्येन अर्थ, यहाँ पर अर्थ शब्द का अर्थ है प्रयोजन। धान्य से प्रयोजन, इसमें वो वाली बात नहीं लगेगी तृतीयांतार्थ कृत इत्यादि। यहाँ पर बस तृतीयांत समर्थ सुबंत का अर्थ के साथ समास हो गया और पहले वाले में था तृतीयांत समर्थ सुबंत के साथ तृतीयांतार्थ कृत गुणवचन शब्द के साथ ही समास हो जाएगा। तो इस प्रकार से, इसी प्रकार से परशुना छिन्न इति परशु छिन्न। परशु माने कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी से जो कटा हुआ, तो परशुना तृतीयांत समर्थ सुबंत हुआ और भिन्न तृतीयांतार्थ कृत गुणवचन हुआ। उन दोनों का ही परस्पर क्या हो गया? समास हो गया। तो शंकुला खंडः, किरीकाणः और धान्यार्थः ये सब इससे समास हो जाते हैं। सूत्र समझ में आ गया आप लोगों को? गुणवचन समझ लिया, तृतीयांतार्थ कृत समझ लिया, तत्कृत मतलब क्या है? तृतीयांतार्थ कृत, वो भी समझ में आ गया। और इस प्रकार से ये समास होता है। ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को एक बात और मैं बताना चाहूँगी कि जो द्वितीया तृतीया सब समास होते हैं ना, तो जैसे द्वितीया श्रितातीत पतित गतात्यस्त सूत्र था, तो एक तो वहाँ पर इसने ये बताया कि द्वितीयांत समर्थ सुबंत का श्रितादि शब्दों के साथ समास होगा। इसी प्रकार से तृतीयांत का इनके साथ समास होगा। किंतु हम इन सूत्रों का योग विभाग भी करते हैं और योग विभाग करके केवल द्वितीया सूत्र एक अलग बना देते हैं। योग विभाग मतलब सूत्र का विभाग किया और किसी भी द्वितीयांत समर्थ सुबंत का किसी भी समर्थ सुबंत के साथ समास हो जाया करता है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से ऐसे भी समास होते हैं। हम कोई सा भी तत्पुरुष तृतीया तत्पुरुष कर लेते हैं। यदि तृतीया तत्पुरुष कर लेते हैं, सूत्रों में तो बताया नहीं गया है, तो तृतीया का योग विभाग करके क्या कर देते हैं? किसी भी तृतीयांत समर्थ सुबंत का किसी भी समर्थ सुबंत के साथ समास हो जाया करता है। ठीक है। इसी प्रकार से वहाँ सहसुपा सूत्र है जैसे, तो ये तो बताता ही है कि सुबंत का सुबंत के साथ समास होता है, तो आगे के लिए तो अनुवृत्ति हो ही रही है। पुनरपि वो ये भी करता है, वो विधि सूत्र भी है कि किसी भी सुबंत का किसी भी सुबंत के साथ समास हो सकता है, चाहे वो सूत्रों में परिगणित हुआ हो अथवा सूत्रों में परिगणित न हुआ हो। तो इसलिए समास इतना व्यापक हो जाता है तो दो पाद में केवल, किंतु कैसे वो सबके साथ समास हो जाता है। तो इसी प्रकार से होता है कि एक तो इनका योग विभाग करते हैं, तो इस प्रकार से कार्य होता रहता है। अब आगे सूत्र में आ जाइए। पूर्व सदृश समोनार्थ कलह निपुण, हाँ सारा ये है तृतीया का बहुवचन। समास करिए। हाँ, सदृशश्च समश्च, और ऊनार्थ में समास क्या करेंगी? ऊनम अर्थः यस्य स ऊनार्थः, तो ऊनार्थश्च कलहश्च निपुणञ्च मिश्रश्च श्लक्ष्णञ्च इति श्लक्ष्णानि तैः श्लक्ष्णैः। अर्थ बहुत सरल है, अनुवृत्ति आ रही है वही तृतीया तत्पुरुष इत्यादि की। करिए अर्थ। तृतीयांतम समर्थम सुबंतम पूर्व सदृश सम उनार्थ कलह निपुण मिश्र लक्षण इत्येतैः समर्थैः सुबन्तैः सह सहसा समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति। शाबाश। ठीक है। इन तृतीयांत समर्थ सुबंत का इन समर्थ सुबंत के साथ समास होगा। इसमें उपसर्जन संज्ञा किसकी होगी बताओ? हाँ, जो तृतीयांत पद होंगे उनकी हो जाएगी। ठीक है। अब उदाहरण देखिए। मासेन पूर्वः मास पूर्वः, संवत्सरेण पूर्वः इति संवत्सर पूर्वः, एक मास पूर्व का, एक वर्ष पूर्व का। मात्रा सदृशः इति मातृ सदृशः, भ्रात्रा सदृशः इति भ्रातृ सदृशः। मात्रा समः मातृ समः क्या अर्थ हो गया? माता के समान, भाई के
समान। ऊनार्थ, ऊन माने क्या होता है? ऊन माने जिसका स्वेटर पहनते हैं, फिर उसकी क्या संस्कृत होती है? ऊर्णम। ऊन माने होता है न्यून। आप लोग पढ़ते हैं ना, एकोन विंशति ही, है ना, एकोन चत्वारिंशत्, क्या अर्थ होता है उसका? एकेन ऊनम एकोनम चत्वारिंशत्, एक कम 40, इसलिए 39 की संस्कृत ये होती है। एक कम 30, एकोन 63, एक कम 50, एकोन 50। आया समझ में? ऊन का अर्थ क्या होता है? कम, न्यून। एक कम एकोनम, एकेन ऊनम इति एकोनम। ऐसे कार्षापणेन रूप्यम इति कार्षापणेन ऊनम रूप्यम इति कार्षापणोनम। कार्षापण से कम रुपया, कार्षापण न्यूनम। ऊनार्थ शब्द लेने हैं तो ऊन भी ले लेंगे, न्यून भी ले लेंगे। अगला शब्द है कलह। वाचा कलह इति वाक् कलह, असि कलह, वाणी के द्वारा जो कलह लड़ाई। वाचा निपुण, वांग निपुण, वाणी के द्वारा जो निपुण। विद्या निपुण, गुडेन मिश्रः गुडमिश्रः तिलमिश्रः। आचार्येण श्लक्ष्णः इति आचार श्लक्ष्णः। तो देखो वाक् कलह कैसे बन गया? वाच आगे टा, कलह आगे सु, फिर इसी सूत्र से समास करेंगे। अंतर्वर्ती विभक्तियों का लुक करेंगे। वाच कलह, अंतर्वर्ती विभक्ति प्रत्यय लक्षण मान करके पद संज्ञा करेंगे और पद संज्ञा करके चौहकू से कुत्व कर लेंगे, तो वाक् कलह। वांग निपुण में क्या हुआ? वही पहले कुत्व करोगे, वाक् निपुण, फिर यरो नुनासिके, नुनासिको वा से अनुनासिक कर देंगे तो क्या बन जाएगा? वांग निपुण। विद्या निपुण, गुण मिश्र, आचार श्लक्ष्ण, ये सब शब्द बन जाएंगे। तो इन तृतीयांत समर्थ सुबंत कोई भी हो, इनके साथ उसका क्या हो जाएगा? समास हो जाएगा। आगे चलिए। कर्तृकरणे कृता बहुलम। कर्तृकरणे सप्तमी का एक वचन, कृता तृतीया का एक वचन, बहुलम प्रथमा का एक वचन। कर्ता च करणं च इति कर्तृकरणम, तस्मिन् कर्तृकरणे। अनुवृत्ति वही समाहार द्वंद्व समास है। कर्ता च करणं च इति। तृतीया तत्पुरुष सब, है ना, सोप सह सुपा, ये सब है। अर्थ करेंगे कर्तरि करणे च या तृतीया, कर्तरि करणे च या तृतीया, तदन्तं समर्थं सुबन्तं, समर्थेन कृदन्तेन सुबन्तेन सह, समर्थेन कृदन्तेन सुबन्तेन सह बहुलं समस्यते, तत्पुरुषश्च समासो भवति। फिर से अर्थ करिए। कर्तरि करणे च या तृतीया, तदन्तं समर्थं सुबन्तं, समर्थेन कृदन्तेन सुबन्तेन सह बहुलम समस्यते। तत्पुरुषश्च समासो। हाँ, अभी तक विभाषा आ रहा था, अब बहुलम आ गया। कहते हैं वहाँ पर क्या कहा था कि तृतीयांत का समास होगा। यहाँ कह रहे हैं कि वो जो तृतीया है वो या तो कर्ता में हो या फिर करण में हो। तो तृतीया तो करण में ही होती है ना, कर्ता में तृतीया कब होती है? शब्द अनभिहित कर्ता में भी तृतीया होती, ठीक, शाबाश। तो वही जब कर्म और उसका वाच्य होता है तो कर्ता अथवा करण में जो तृतीया, उसका, है ना, किसी भी कृदंत समर्थ सुबंत के साथ बहुल करके समास हो जाता है। जैसे अहिना हतः इति अहि हतः। यहाँ पर अहि क्या है? कर्ता है। सांप के द्वारा मारा गया, तो सांप करण तो नहीं होगा, सांप क्या होगा? कर्ता। और हतः कृत प्रत्यय है, कृता, प्रत्यय कर्म में आता है तो कर्ता में तृतीया हो जाती है। तो अहिना हतः, हतः शब्द कैसे बनेगा? त प्रत्यय, ना कहाँ जाएगा? अनुदातोपदेश वनति तनोत्यादीनाम अनुनासिक लोपो झलि किंगिति, ठीक। इससे लोप होकर के क्या बन गया? हतः। तो अहि हतः, वृकेण हतः, वृक हतः, दात्रेण लूनम इति दात्र लूनम, ठीक है ना। दात्र मतलब दराती, दराती से जो काटा गया। दराती, कभी किसानों को या किसी को आप लोगों ने घास काटते हुए देखा है? तो ऐसे गोल सा रहता है और पीछे से पकड़ने का रहता है, ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे काटते हैं, उसी को दराती बोलते हैं, ठीक है।
हैं सब काटने की चीज़ें, पर जिसको जिस तरह से सुविधा से काटा जा सकता है वैसा बना लिया जाता है। परशुना छिन्न परशु छिन्न, है ना, नखैर निर्भिन्न नख निर्भिन्न। ठीक है, तो ये सभी कृत प्रत्ययांत हैं। कृता प्रत्यय भी तो कृत प्रत्यय ही होता है। इस कारण छिन्ना की सिद्धि रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्वस्य च दः, भिन्ना में भी वही हो जाएगा। ठीक है ना। तो बहुल मतलब क्या होता है? हाँ बोलिए। क्वचित प्रवृत्ति ही विधेर विधानम बहुधा समीक्ष्य चतुर्विधम वदंती, है ना। कहीं पर विधि नहीं प्राप्त है तो भी प्राप्त हो जाना, कहीं प्राप्त है तो भी नहीं होना, कहीं विकल्प होना और कहीं कुछ और ही हो जाना। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये 4 प्रकार के विधियों का विधान यानी सूत्रों का विधान देखा जाता है। इसी को ही क्या कहते हैं? बाहुलक कहते हैं। तो यहाँ तो उसने कह दिया कि बहुल करके समास होता है, तो अभी और सभी कृदंतों का समास होता है। ठीक है, पर यहाँ पर सारे समास के उदाहरण आपको क्या दिए गए हैं? तब प्रत्यय के दिए गए हैं, है ना। तो बहुत सारे ऐसे भी शब्द हैं जिनमें समास नहीं भी होता। यदि बहुलम नहीं कहते तो सभी कृदंतों का समास होता। हमें सभी कृदंतों में नहीं चाहिए, कहीं चाहिए कहीं नहीं चाहिए, तो बहुलम कह दिया। जहाँ होता है वहाँ बता दिया, जहाँ नहीं होता है वहाँ नहीं भी दिया। इस प्रकार से ये सूत्र हो गया। कृत्यैरधिकार्थ वचने, कृत्यैहि तृतीया का बहुवचन, अधिकार्थ वचने सप्तमी का एक वचन। अधिकः अर्थः अधिकार्थः तस्य वचनम अधिकार्थ वचनम, षष्ठी तत्पुरुष। ठीक है ना। हाँ, तस्मिन् अधिकार्थ वचने। ठीक है ना। कहते हैं अधिकः अर्थः अधिकार्थः, इसको आप और स्पष्ट कर लीजिए तो अध्यारोपितः अर्थः अधिकार्थः, मतलब किसी में उतना नहीं है फिर भी हम उससे और अधिक बढ़ा चढ़ा के, जिसको बोलते हैं ना कुछ बढ़ा चढ़ा के कहना। कई बार हम प्रशंसा भी बढ़ा चढ़ा के करते हैं और कई बार निंदा भी बहुत वैसा कर देते हैं। तो वही अधिक अर्थ अध्यारोपित, जितना नहीं है उससे और अधिक, मतलब कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है हम उसको एकदम और प्रशंसा में हमने उसको और अधिक बढ़ा दिया, या निंदा में हमने उसको और एकदम ऐसा बोल दिया कि बस। ठीक है, तो वही है। अर्थ करेंगे सूत्र का। कर्तृकरणे, है ना, तो वही कर्तृवाची करणवाची तृतीयांतम समर्थम सुबंतम, ऐसे भी कर देते हैं। ठीक है ना। कर्तृकरणवाची आप ऐसे भी कर सकते हो, कर्तरीकरणी या तृतीया, और ऐसे भी कर सकते हो कर्तृवाची करणवाची तृतीयांतम समर्थम सुबंतम। आगे कृत्य संज्ञकैः समर्थैः सुबन्तैः सह अधिकार्थ वचने गम्यमाने विभाषा समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति। ठीक है, क्या अर्थ हुआ? कर्तृवाची करणवाची तृतीयांतम समर्थम सुबंतम, कर्तावाची करणवाची तृतीयांत समर्थ सुबंत का कृत्य संज्ञकैः समर्थैः सुबन्तैः सह, कृत्य संज्ञक समर्थ सुबंतों के साथ अधिकार्थ वचने गम्यमान, अधिकार्थ वचन गम्यमान हो रहा हो तो विकल्प से समास होगा और वह तत्पुरुष समास होता है। आप लोग ने सूत्रार्थ की कॉपी बनाई हुई है? ये जो सूत्रार्थ रोज पढ़ते हो उसको अलग से रोज लिख रहे हो? पदच्छेद विभक्ति समास इत्यादि नहीं लिख रहे? क्यों छोड़ रखा है? फिर आप उसको दोहराएंगे कैसे? अस्तु, उदाहरण है काकपेया नदी, श्वलेह्यः कूपः, श्वलेह्यः कूपः, वाष्पछेद्यानि तृणानि, कंटक संचेयः ओदनः, संचेयः ओदनः। देखो एक वाक्य लिखो, स्तुति निंदा प्रयुक्तम, स्तुति निंदा प्रयुक्तम अध्यारोपितार्थ वचनम, अध्यारोपितार्थ वचनम अधिकार्थ वचनम। तो स्तुति निंदा प्रयुक्तम क्या तात्पर्य हो गया?
स्तुति अथवा निंदा के लिए प्रयुक्त जो अध्यारोपितार्थ, कुछ अधिक बढ़ा चढ़ा करके जो वचन है उसी को क्या कहा जाता है? अधिकार्थ वचन। आपका उदाहरण है काकही पेया नदी, काक पेया नदी। ऐसी नदी जो कि काक मने कौवा, कौवा भी पी जाए, तो क्या ऐसी नदी हो सकती है? ऐसी नदी हो सकती है? नहीं। पर यहाँ पर निंदा की इतने थोड़े जल वाली नदी कि जिसको कौवा भी पी जाए। बात समझ में आ गई? ऐसा कभी संभव नहीं है। कितना भी थोड़ा पानी होगा पर कौवा उसको एक बार में पी करके समाप्त नहीं कर सकता। किंतु जैसे नदी के जल की न्यूनता को द्योतित करना है तो नदी में तो पर्याप्त जल होना चाहिए, पर किसी नदी में थोड़ा सा जल है तो हमने क्या कर दिया? तो यही अधिकार्थ वचन हो गया। तो काक ही पेया, ये कर्ता में तृतीया है। और पेया, पेय शब्द कैसे बनेगा? पापा ने धातु से, अचो यत से यत प्रत्यय होगा, फिर ईद्यति से ईत्व होगा, फिर उसके बाद उसको गुण होगा सार्वधातु कार्धातु के से, तो क्या बनेगा? पेय। आगे समझ में? पेयम चेयम सब इसी प्रकार से बनते हैं। पहले यत होता है, फिर जहाँ पर पा इत्यादि को ईत्व होगा, उसके बाद फिर गुण होकर के पेयम। तो यत कृत्य संज्ञक प्रत्यय कृत्या के अधिकार में है, मालूम है? कृत संज्ञा और कृत्य संज्ञा। कृत संज्ञक तो सभी तृतीय अध्याय के प्रत्यय हैं कृदतिंग से, किंतु उनमें कुछ प्रत्ययों की कृत्य संज्ञा है। वो कौन कौन से हैं? तव्यत, तव्य, नियर, यत्र, ण्यत, इनकी कृत्य संज्ञा। जो कृत्य संज्ञक प्रत्यय होते हैं वो किस में होते हैं? तयोरेव कृत्यक खलर्था से भाव और कर्म में होते हैं। जब वो भाव और कर्म में होते हैं कृत्य संज्ञक प्रत्यय, तो कर्ता क्या हो जाता है? अनभिहित होता है। इसलिए अनभिहित कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है। तव्यत के उदाहरण पढ़े हैं ना, मया कर्तव्यम, है ना? क्यों मया कर्तव्य में तृतीया होती है? जो आपको भाववाच्य कर्मवाच्य में बताया गया है ना कि भाव और कर्म में लकार जब आते हैं तो कर्ता क्या होता है? अनभिहित होता है। इसी प्रकार से क्ता प्रत्यय भी किस में आता है? भाव और कर्म में आता है, इसलिए कर्ता अनभिहित होता है। ठीक है, तो फिर अनभिहित कर्ता में क्या होती है? तृतीया होती है। वही बात यहाँ पर भी है। तो कृत्य संज्ञक प्रत्यय जो हैं वो कर्ता में तो आएंगे नहीं, कर्म में आएंगे, तो कर्ता में तृतीया हो जाएगी। तो वही काक ही पेया, कौवे के द्वारा पीने योग्य नदी। शुना लेह्यः श्वलेह्यः कूपः। ठीक है ना? यहाँ पर दोनों चीज़ें हैं कि मतलब इतना थोड़ा जल कि कुत्ता भी उसको चाट के ख़त्म कर दे, और प्रशंसा में भी है कि इतना समीप उसका जल है कि कुत्ता भी अपनी जीभ से उसको छू स्पर्श कर सकता है। ठीक है, तो श्वलेह्य, शुना लेह्यः इति श्वलेह्यः, लेह धातु से यहाँ प्रणयत प्रत्यय होगा तो लेह्यः बन जाएगा। ऐसे ही है वाष्पेन छेद्यानि तृणानि इति वाष्प छेद्यानि तृणानि। ये तृण की स्तुति है। इतने कोमल घास हैं कि भाप से भी वो टूट जाए। इतने कोमल घास हैं कि वो भाप से भी टूट जाने योग्य कोमल कोमल तिनके। तो कुछ होते हैं कि बस एकदम छुआ कि टूट गया। तो वाष्प छेद्यानि, छिद धातु से ण्यत प्रत्यय हुआ, वाष्प ही छेद्यानि, वाष्प भिस छेद्यसु, वाष्प छेद्य बन जाएगा। ऐसे ही कंटक संचेय ओदन, है ना? इतने खिले खिले बने हुए चावल कि उसको चाहे तो कांटों से भी, किसी भी चावल को आप कांटे से नहीं उठा सकते हैं, पर कई बार होता है ना कि एकदम खिले खिले अलग अलग चावल बिल्कुल बनते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसकी स्तुति है। क्या स्तुति है? कि कंटक संचय है, मतलब एक तो ये हो गया कितने खिले खिले बने हुए चावल कि इनको कांटों से भी उठा के अलग अलग रखा जा सकता है। और निंदा भी है, कितने थोड़े से चावल कि इनको कांटों से भी उठा करके अलग कर दिया जाए। तो हर में आप स्तुति और निंदा दोनों घटा सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर यही अधिकार्थ वचनता है। क्या है अधिकार्थ वचनता? स्तुति और निंदा के लिए किया हुआ जो अध्यारोपित, बढ़ा चढ़ा करके जो वाक्य कह दिया जाए उसी को क्या कहते हैं? अधिकार्थ वचन। तो पूरी बात समझ में आ गई? कृत्य संज्ञक प्रत्यय ये आपको ज्ञात हो गया। कृत्य के अधिकार में ये प्रत्यय होते हैं, और कृत्य संज्ञक प्रत्यय भाव और कर्म में होते हैं। किससे? दखलर्था से। जब भाव और कर्म में होंगे तो कर्ता क्या होगा? अनभिहित होगा, इसलिए उसमें तृतीया हो जाएगी। तो जो प्रारंभ के थे काकपेया और, है ना, काकपेया श्वलेह्यः, ये कर्ता के तृतीया का उदाहरण था। और वाष्प छेद्यानि और कंटक संचेयः ये करण में तृतीया है। ठीक है, तो इन शब्दों के साथ क्या हुआ? यहाँ पर समास हो गया, और समास होने के पश्चात
इस प्रकार से कार्य हो गया।